हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसकी ये वन शॉट वीडियो मैं आपको करवाने वाला हूँ। और अगर आप इतना करके जाओगे तो आपका जो एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर एग्जाम, उसमें आप बहुत ही आसानी से पास हो जाओगे और आपके अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो ये वन शॉट वीडियो है, मीन्स जितना भी आपका सिलेबस है उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो आपको करवाए जाएंगे हिंदी मीडियम में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको सर्च मारना है एकलव्य स्नातक 1। आप टेलीग्राम ओपन करके ये सर्च मारेंगे तो आपको ग्रुप दिख जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन करो। मींस जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या क्या खासियत है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, आपको बताना है। तो देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो हमारा संविधान होता है वो क्या है कि नियम और कानूनों की एक पुस्तक होती है जिसके तहत आप किसी भी देश को चलाते हो। तो ऐसे ही हमारा जो देश का संविधान है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही, आप कह सकते हो कि लेंथी एक लिखित दस्तावेज है। उसको लिखित में प्रॉपर वो, मतलब आप उसको पढ़ सकते हो, आप उसको रीड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा संविधान दिखता है। अब अगर मैं आपको आगे लेके जाऊं तो भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमारे देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए नियम लिखित हैं। मींस जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा देश है, उसको कैसे चलाया जाना है उसके नियम कानून हमारे संविधान के अंदर ही लिखित होते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ अपने में परिवर्तन जारी रखता है। मीन संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको समय के साथ आप जरूरत पड़ने पर बदल भी सकते हो। अगर कुछ नियम कानून में बदलाव करना है तो वो पॉसिबल होते हैं। पिछले 70 सालों में हमने यह देखा है कि संविधान में 100 से भी अधिक बार संशोधन हुए हैं। मीन्स हमारे देश के संविधान को 100 से भी ज़्यादा बार कुछ ना कुछ नियम कानूनों को बदला गया है। संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट या फिर बदलाव करना। इसके अलावा सबसे पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। संविधान एक प्रस्तावना से शुरू होता है। मीन्स उसके बारे में आप ये देख लो कि एक तो संविधान बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप सारा एक बारी में तो समझ नहीं सकते। लेकिन अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है कि हमारे संविधान में किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें एक प्रस्तावना दी गई है जो कि पहले ही पेज पे होती है कि हम भारत के लोग, और ये हर एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट पेज पे भी आपको मिलेगी, ठीक है। उसमें दिया होगा कि भारत में क्या स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, सारी चीज़ें हाईलाइट करके दी होंगी। आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक्स अगर कभी आपने पढ़ी हो तो आप देख सकते हो। इसके अलावा एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय प्रणाली। अब इसमें आपको देखना है कि भारत में संघवाद है, केंद्र लेवल और राज्य लेवल पर जो है शक्तियां वितरित होती हैं। लेकिन भारत में सरकार की एक संघीय प्रणाली तो है, लेकिन जहां शक्ति जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बांटी जाती है। हालांकि यहाँ पे होता क्या है कि बहुत परिस्थितियों में केंद्र सरकार ही ज़्यादा शक्तिशाली देखी गई है। मींस केंद्र सरकार के पास थोड़ी सी पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं एकात्मक विशेषताएं भी हैं। संसदीय लोकतंत्र। देखिए, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन जो है यहाँ पे होता है। हमारे देश के अंदर क्या है, संसद होती है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। संसद के दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा जिसको लोगों का सदन भी कहा गया है, वहीं राज्यसभा जो कि राज्यों की परिषद होती है। इसके अलावा संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो संविधान सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। मींस ऐसे अधिकार जिनसे आप अपना विकास कर सकते हो और वो अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। और अगर इन अधिकारों को आपसे कोई छीनता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर जो भी आपकी कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटा सकते हो। फिर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब हमारे संविधान के अंदर कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिए गए हैं जहां हर राज्य के पास कुछ ना कुछ एक पावर होती है जहां वो लोगों के कल्याण के लिए कुछ नीतियां बना सकता है जिससे पिछड़े लोगों का विकास हो सके, गरीब लोगों का विकास हो सके, ठीक है। और लेकिन ये जो नीतियां होंगी इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर। ये राज्य के ऊपर है कि वो आपका कितना भला करना चाहता है। आप इसमें फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि हमारे लिए ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। जबकि जो मौलिक अधिकार हैं उसमें आप प्रॉपर गारंटी आपको देता है सुप्रीम कोर्ट भी और हमारा संविधान भी। न्यायिक समीक्षा।
इसका मतलब है संविधान सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है। मीन्स हमारे संविधान में ये चीज़ लिखी हुई है कि हमारे देश के अंदर एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। मीन्स संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता, आप देखोगे कुछ देशों के अंदर क्या होता है, देश की अलग नागरिकता होती है और राज्य में रहने की अलग नागरिकता होती है। लेकिन हमारे भारत देश में चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, आपकी नागरिकता भारतीय ही कहलाएगी। ओके, हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे बढ़ें। कठोर और लचीली विशेषताएं, देखो संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। कठोर इन द सेंस इसमें आप बदलाव कर तो सकते हो, पर इतने ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते कि संविधान की मूल भावनाएं चेंज हो जाए। मीन्स आप संविधान का स्ट्रक्चर ही बदल दो, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि लचीला इसलिए है क्योंकि अगर समय के साथ साथ ज़रूरत पड़ती है तो आप संविधान में बदलाव कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि जबकि संविधान के कुछ हिस्सों को केवल संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, अन्य हिस्सों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधित किया जा सकता है। मीन्स कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपको बदलाव करना है तो उसके लिए आपको विशेष बहुमत चाहिए होता है और आधे राज्य विधानसभाओं का भी समर्थन चाहिए होता है। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो केवल और केवल संसद के अंदर ही जो है वो मतलब बहुत साधारण बहुमत से भी बदलाव कर सकते हो नियम कानूनों में। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताया गया है हमारे संविधान के अंदर। तो हमारा संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ होता है कि राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में समर्थन नहीं करता। मीन्स हमारे देश में कोई भी धर्म हमारे देश का धर्म नहीं है। हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, चाहे वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है हमारा, या फिर इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, जो भी हैं सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पे सभी धर्मों के प्रति हम सम्मान करते हैं। हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर एक देश है। फिर भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले वर्षों में बहुत बारी पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनके पास क्या पावर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने हमारे देश में वर्तमान जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी और वर्तमान पीएम अभी 2024 में जो कि है नरेंद्र मोदी जी, दोनों में से किन का नाम ज़्यादा सुना है, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि नरेंद्र मोदी जी का ही आए दिन नाम आता है न्यूज़ में। क्योंकि हमारा देश जो है उसके अंदर प्रधानमंत्री जो है उसके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं और जो प्रेसिडेंट होता है वह नाम मात्र या बहुत फॉर्मल औपचारिक होता है, मतलब मुखिया। लेकिन असली जो पावर है वो हमारे देश में प्रधानमंत्री या फिर नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री जो है हमारे देश का वो सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। तो भाई प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। मीन्स जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी को वो ही संभालता है, सरकार की कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करता है। मीन्स जो कार्यपालिका होती है उसका मेन जो मुखिया होता है वो हमारा प्रधानमंत्री ही होता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सलाहकार होता है। देखो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्य के राज्यपाल जैसे विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। अब देखो हमारे देश का राष्ट्रपति क्या है ना, नियुक्ति करता है। तो उसमें चाहे वो मंत्री की नियुक्ति करनी है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति करनी है, हाई कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति करनी है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, तो उसमें प्रधानमंत्री ही सलाह देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। तो सलाह देने में सबसे आगे। संसद के नेता, तो देखो प्रधानमंत्री जो है उनको संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के कामकाज का नेतृत्व करना होता है। मींस राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। और वे विधायी प्रक्रिया मींस कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि किसी भी बिल को पेश करना, बिल का मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी कानून होता है वो कानून से पहले बिल होता है, ठीक है, विधेयक होता है। तो उस विधेयक को पेश करना वो प्रधानमंत्री का काम है, या फिर कोई भी जो सांसद होगा वो बताएगा। अक्सर प्रधानमंत्री ही मेन अगर कोई बहुत बड़ा बिल है तो प्रधानमंत्री खुद उसके बारे में बताते हैं। और इसके अलावा नीति निर्माण,
तो प्रधानमंत्री जो है वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दों पर नीति निर्माण लेने के लिए जिम्मेदारी उठाता है। मींस राज्यों के साथ कैसे संबंध रखने हैं या दूसरे देशों के साथ विदेश नीति कैसी रखनी है, ये किसी भी देश का, या फिर हम अपने ही देश की बात करें तो प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है कि आपको चाइना से दुश्मनी रखनी है या दोस्ती, पाकिस्तान से दुश्मनी रखनी है या दोस्ती, अमेरिका के क्लोज रहना है या दूर, रशिया के क्लोज जाना है या उसको क्या करना है। तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। आगे बढ़े, प्रशासन। प्रधानमंत्री सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की निगरानी करता है। मींस हमारे देश में बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, तो उनका कामकाज कैसा चल रहा है उसके ऊपर एक निगरानी रखने का काम भी प्रधानमंत्री ही करता है। और अगर मैं आपको बताऊं, वे विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करते हैं। मीन्स एक कोऑर्डिनेशन बना रहे सभी मंत्रालयों के बीच में, और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करते हैं। जो भी सरकार नीतियां बनाती हैं उसको कैसे लागू किया गया है उस पर नज़र रखते हैं, प्रॉपर अपनी आंखें गड़ाए रखते हैं उस पर। विदेशी मामले, तो देखो प्रधानमंत्री विदेश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारे प्रधानमंत्री ही यूएनओ के प्रमुख सम्मेलनों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी समिट्स होते हैं, G20 है या कोई भी है, ब्रिक्स वगैरह है, तो उसमें प्रधानमंत्री ही जाते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, तो ये भी प्रधानमंत्री का ही कार्य है। संकट के समय अगर कोई राष्ट्र के ऊपर, भारत देश के ऊपर कोई संकट आता है तो लोग जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं। संकट के समय आपको पीएम ही याद आएगा, आप राष्ट्रपति को याद नहीं करते, आप मोदी जी को याद करोगे, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ही होती है। ठीक है, और सबकी भलाई करना है कैसे, वो भी प्रधानमंत्री का काम है। नियुक्ति और निष्कासन, तो देखो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रियों सहित प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है। मींस प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देगा कि भाई ये मंत्री हैं, इनको नियुक्त करना है, और ये अधिकारी हैं तो उनको भी अगर नियुक्त करना है तो प्रधानमंत्री सलाह दे सकते हैं। और उनके पास कुछ परिस्थितियों में मंत्रियों को हटाने और लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करने का भी अधिकार होता है। मींस अगर कोई मंत्री गलत काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री उसको निष्कासित कर सकते हैं। वहीं अगर लोकसभा के किसी भी सेशन को भंग करना है तो उसके लिए वो रिटर्न में जो है मतलब दे सकते हैं राष्ट्रपति को। ओके, तो ये शक्ति है उनके पास में। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों पर संविधान सभा की बहस पर चर्चा करें। तो संविधान को जहां बनाया गया था वो जगह है संविधान सभा। तो मौलिक अधिकारों को लेकर जो वहां पे वाद विवाद हुआ, जो बहस चली, वो आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो हमारे संविधान में आपको पता है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार ऐसे ही नहीं बने, एक एक अधिकार के पीछे घंटों घंटों की बहस थी। ठीक है, और वो बहस क्या क्या हुई, किस बात को लेकर ज़्यादा बहस हुई, वो हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो मौलिक अधिकारों का समावेश, देखो संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में संविधान सभा के सदस्यों के बीच आम सहमति थी। मींस जितने भी मेंबर थे संविधान सभा के, वो चाहते थे कि हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकारों की प्रावधान मतलब हो, और इन अधिकारों को राज्य द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा उपायों के रूप में देखा गया। मींस मौलिक अधिकार इसलिए होते हैं कि जो सत्ता है, जो सरकार है, वो अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग वगैरह ना करे। तो इसलिए हर नागरिक के पास में एक मौलिक अधिकार होता ही है अपना, और उससे क्या होता है कि सरकार की शक्तियों पर भी एक अंकुश रहता है कि हाँ भाई सरकार अपनी लिमिट में ही रहेगी। मौलिक अधिकारों के तहत किन विशिष्ट अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए, इस पर बहस हुई। ठीक है, तो हुआ क्या कि कौन कौन से अधिकार ऐड करने हैं मौलिक अधिकारों में, इसके ऊपर बहस छिड़ी। तो जो प्रारूप समिति या फिर आप कह सकते हो मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा सहित विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हुए मौलिक अधिकारों की एक विस्तृत सूची बनाई। तो BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी ने एक पूरी लिस्ट बना के दी अलग अलग देशों से, जो जो भी उनको अच्छा लगा कि हाँ भाई इस देश में ये अधिकार अच्छा है, वहाँ पे ये सही है, वहाँ पे ये सही है। तो हर जगह से कुछ ना कुछ प्रेरणा ली और एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई कि हाँ ये अधिकार हम रखेंगे। फिर क्या है, संपत्ति का अधिकार। तो देखो सबसे ज्यादा बहस अगर किसी अधिकार पर हुई वो संपत्ति का अधिकार है। ओके, तो इसको मौलिक अधिकारों के रूप में पहले शामिल किया गया था, बाद में इसे अंततः इसे शामिल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में इसे मौलिक अधिकारों के
उससे लिस्ट से हटा दिया गया और ये केवल और केवल एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया। और ये 44वें संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है वो एक समय पर हमारा मौलिक अधिकार था, बट 44वां संशोधन करने के बाद में इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और 1978 के माध्यम से, मतलब 1978 में ही ये संशोधन हुआ था, 1978 में। एक और महत्वपूर्ण बहस थी मौलिक अधिकारों की प्रवर्तनीयता के बारे में, क्योंकि कुछ सदस्यों ने मौलिक अधिकारों को न्याय संगत बनाने की वकालत की, जिसका अर्थ ये है कि यदि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अब एक बहस और थी कि अगर मान लो अधिकार तो हम दे देंगे, लेकिन अगर इन अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसे में ये चीज़ ऐड करी गई कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हो। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई। फिर है सीमाएं और प्रतिबंध। तो देखो, संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों पर लगाई जा सकने वाली कुछ सीमाओं और प्रतिबंध पर भी बहस चलाई। मान लो स्वतंत्रता का अधिकार है, आप आजाद हो कुछ भी करने के लिए, बट इसका ये मतलब तो नहीं है आप किसी राह चलते को पत्थर मार दोगे, बोल दोगे मैं स्वतंत्र हूँ, आप किसी को गाली दे दोगे, बोलोगे मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करते हुए सदस्यों ने सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए। मींस आपके अधिकार तो हैं बट उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी रहेंगे, आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, आप एक लिमिट में रहकर अपने अधिकारों को यूज करोगे। आगे बढ़ें, समान नागरिक संहिता। तो एक और बहस का मुद्दा है समान नागरिक संहिता। ये विचार ऐसा है कि भाई ये क्या, इस विचार पर भी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में चर्चा करी गई थी, क्योंकि जो धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर विवाह, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानून होने चाहिए। होता क्या है हमारे देश में, जैसे इस्लाम धर्म है, उनके अपने पर्सनल लॉ होते हैं। ठीक है, विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, सामाजिक उनके कुछ नियम होते हैं। सनातन धर्म में अपने कुछ मनुस्मृति से रिलेटेड कुछ नियम होते हैं। हर धर्म की कुछ नियम की किताबें होती हैं। तो इन सभी नियमों को साइड करते हुए एक समान नागरिक संहिता हो, मीन्स विवाह, तलाक, जमीन जायदाद जैसे मुद्दों पर एक कानून सभी के लिए लागू हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बोल रहा है कि हमारे ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर तो ऐसा ये लिखा है, ये तो है ही नहीं। तो ऐसा ना हो, सभी धर्म के लोग जो हैं वो सिर्फ संविधान में जो समान नागरिक संहिता है उसका पालन करें। तो ये कुछ लोग इसको गलत मानते हैं कि आप हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हो, कुछ लोग इसको सही मानते हैं कि हाँ सभी चीज़ मतलब सभी लोगों के लिए बराबरी होनी चाहिए। तो ये भी एक बहस का मुद्दा है। आगे बढ़े, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो देखो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर भी चिंताएं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि संविधान में अल्पसंख्यकों की भाषा, अल्पसंख्यक होता क्या है, जो लोग संख्या में कम है हमारे देश में, ठीक है, जो बहुत कम जनसंख्या में है, उनकी अपनी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति खत्म ना हो जाए, इसको कैसे बचाए रखना है, इसको लेकर भी एक बहस अच्छी खासी चली कि भाई जो माइनॉरिटी वाले लोग होते हैं उनको अपना जो है, आप देख सकते हो जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, उनको अधिकार होता है वो अपना खुद का कॉलेज चला सकते हैं, अपने अनुसार वो उसमें नियम कानून बना सकते हैं। सिख माइनॉरिटी है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा वगैरह की व्यवस्था बना सकते हैं, जो भी वो पढ़ाना चाहें उसके अंदर अपनी धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ उनको अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार अनुच्छेद 29 के तहत और अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है इनको, जो माइनॉरिटी वाले लोग होते हैं। अगला सवाल है, क्या आपको लगता है कि वर्ग और जाति ने भारत की राजनीति में सत्ता की गतिशीलता को बदल दिया है? क्या हमारे देश के अंदर क्लास और कास्ट, जो वर्ग और जाति है, वो क्या असर डालती है पॉलिटिक्स के ऊपर, सत्ता के ऊपर? तो बिल्कुल सही बात है। हमारा भारत देश है, इसमें बहुत अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं नेताओं के लिए वोट बैंक भी होता है ये, ठीक है। हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो बात तो सही है कि भाई प्रभावित तो करता है। अब कैसे करता है ये आपको बताना है। सबसे पहले वर्ग की बात करूंगा मैं आपसे। वर्ग का मतलब होता है आपकी क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास। क्लास का मतलब आपको पता होगा, वर्ग, आप किस वर्ग से आते हो। तो देखो, आर्थिक नीतियां और विकास, तो अगर आप देखोगे ऐतिहासिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विशेष रूप से नेहरू का जो टाइम था, उसमें समाजवादी आर्थिक नीतियां ज्यादा अपनाई जा रही थी। मीन समाजवादी का मतलब होता है लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, सरकारी फायदा ज्यादा हो।
तो नेहरू के टाइम पर ये ज़्यादा था कि समाजवादी जो एक आर्थिक नीतियाँ होती है वो ज़्यादा बनती थी, जिसका उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार की असमानता जो है उसको कम करना या बिल्कुल ख़त्म करना। इसके अलावा 1991 में जब ये 1991 का टाइम आया तो उदारीकरण का दौर आया, मींस ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी जिसको कहते हैं, ये तीन चीज़ें होने लगी। तो ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ ले जाता है, फिर पूंजीवादी नीतियाँ। अब इसमें क्या है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, उनका ज़्यादा फायदा हो रहा है। वहीं जो नेहरू के युग में जो नीतियाँ बनी उससे क्या है कि आम जनता का ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे देश में। अब आगे देखो, शहरी ग्रामीण विभाजन। तो देखो, शहरी मध्यम वर्ग के हित अक्सर ग्रामीण गरीबों से अलग होते हैं। जो शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी समस्याएं अलग होती हैं, जो गांव में रहने वाले गरीब लोग होते हैं उनकी समस्याएं अलग होती हैं, क्योंकि बुनियादी ढांचे के विकास और कर सुधार जैसी शहरी केंद्रित नीतियां हमेशा ग्रामीण आबादी को लाभ नहीं पहुंचा सकती। देखो, बुनियादी ढांचे का विकास करना, जो कुछ आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, या फिर टैक्स वगैरह से रिलेटेड जो कुछ भी अगर कुछ रियायत देनी है या कुछ ऐसा है, तो वो शहर में रहने वाले लोगों को ही फायदा देगा, गांव वालों का तो इसमें कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है कि ये शहर और ग्राम का विभाजन भी है हमारे देश में। राजनीतिक लामबंदी। अब देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ, कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो एक विशेष वर्ग को टारगेट करती हैं। विशिष्ट वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जैसे शहरी मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी क्या है, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप किसी बड़े राज्य के गांव में चले जाओगे तो कोई पूछता नहीं है आम आदमी पार्टी को, लेकिन आप एक दिल्ली जैसे शहर में आते हो तो एक मिडिल क्लास के पास जाते हो, उनसे पूछोगे तो वो आम आदमी को सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि आम आदमी ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि जो शहरी मिडिल क्लास है उसका कुछ फायदा हुआ, ठीक है। या फिर सिख मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली शिरोमणि अकाली दल, जो कि सिख धर्म के जो ज़्यादातर जो लोग हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी बातों को रखती है। तो ऐसे में कुछ पार्टियां हुई हैं जो वर्ग को लेकर अपनी पॉलिटिक्स चलाती हैं। आगे बढ़ें, राजनीतिक फंडिंग। देखो, राजनीति में कॉरपोरेट फंडिंग का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है। आपने अगर देखा हो अभी भी न्यूज़ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह, आप राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में अक्सर क्या होता है, राजनीतिक दलों को व्यापारी वर्गों से ज़्यादा फायदा मिलता है। मान लो कोई बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो दबा के फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि उस पार्टी का फायदा कहाँ ज़्यादा हो रहा होता है, हाँ भाई, व्यापारी वर्ग से ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है तो उसी से रिलेटेड कुछ नीतियाँ बना ली जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें हैं। फिर है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, उसके उदय के कारण राजनीतिक नेताओं की ओर से बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठने लगी है। क्योंकि पहले गांव में तो ये लोग कुछ भी करते थे नेता लोग, अब शहरों में क्या है, मिडिल क्लास लोग हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, तो उनको अच्छा प्रशासन चाहिए, उनको पारदर्शिता भी चाहिए और उनको जवाबदेही भी चाहिए। तो इससे हुआ क्या है, इसने राजनीतिक दलों को इस उभरते वर्ग की आकांक्षाओं और चिंताओं को पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों और नीतियों को अनुकूलित करने के लिए मजबूर किया है। मींस जो आज की डेट में आप देख रहे हो ना, सरकारें अगर अच्छा काम कर रही हैं, बस को फ्री कर रही हैं या आपको बिजली पानी फ्री मिल रहा है या कुछ भी, अगर ऐसी कोई नीति दिख रही है तो वो लोग जागरूक हुए, इस वजह से सरकार जागी है, वरना आज से पहले नहीं होता था ऐसा। इसके अलावा बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक असमानता, ये भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर लगातार बहस चलती रहती है कि हमारे देश में जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आर्थिक असमानताएं बढ़ रही हैं। तो इसकी वजह से भी है कि ये पॉलिटिक्स में मुद्दे का, आप कह सकते हो, एक टॉपिक रहता है। राजनीतिक दल अब मध्यम वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण उपायों पर ध्यान केंद्रित करने को इच्छुक हैं। अब जो पार्टियां हैं वो वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या कहती हैं, हम आर्थिक विकास करेंगे, हम रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इतने लाख मतलब युवाओं को नौकरी दे देंगे। तो ऐसा अब सरकारें कहने लगी हैं। तो ये तो वर्ग की बात होगी। अब हम जाति के बारे में देखते हैं, जाति किस तरीके से इफेक्ट डालती है। तो देखो, पहचान की राजनीति, हमारे देश में, भारत में जाति आधारित राजनीति बहुत पुराने समय से चलती रही है। पार्टियां अक्सर जाति के आधार पर मतदाताओं को अपनी तरफ लाती हैं। जैसे यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी है बसपा और समाजवादी पार्टी है सपा। ये क्या है, मुख्य रूप से जाति को ही आकर्षित करते हैं। सपा में जाओगे तो आपको
यहाँ पे अखिलेश यादव जी देखने को मिलेंगे जो यादव कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहीं बसपा में आपको दिखेगा दलित वर्ग का अट्रैक्शन, कि ये बसपा बेसिकली दलितों के हित की बात करेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जाति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आरक्षण की नीतियां, तो शिक्षा और हमारे सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था भी एक विवाद का मुद्दा है कि इसमें ये आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका उद्देश्य तो ये था कि जो ऐतिहासिक रूप से जो बुरी बातें हुई, जो कुछ वर्ग के लोगों को, कुछ जाति के लोगों को हाशिए पर रखा गया या उनको वो कुछ अधिकार नहीं दिए गए, उनका कुछ फायदा हो। लेकिन जाति विभाजन और असमानता को बनाए रखने के लिए इसकी आलोचना भी की गई। अब लोग ये कहते हैं कि अगर आरक्षण है तो इससे क्या हो रहा है, असमानता आ रही है। जो जनरल कैटेगरी का अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन वहीं अगर आरक्षण वाली कैटेगरी से कोई बच्चा कम भी स्कोर कर रहा है तो वो अच्छा कॉलेज पा रहा है, अच्छी नौकरी पा रहा है। तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बातें आती हैं। चुनावी गठबंधन, अक्सर क्या होता है, जातिगत गणित अक्सर चुनावी गठबंधन तय करता है। पार्टियां विभिन्न क्षेत्रों की जाति जनसंख्यिकी के आधार पर गठबंधन बनाती है। मान लो कोई बड़ी पार्टी है, बीजेपी है या कांग्रेस है, वो देखेगी कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोगों का दबदबा ज्यादा है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग वहां की क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ मिला के गठबंधन बना लेगी। तो ये बड़ी पार्टियों का दिमाग होता है। आगे बढ़े, न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में भारत में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण करो। न्यायिक समीक्षा क्या होता है ये अब हम समझने जा रहे हैं। न्यायपालिका का ही एक टॉपिक है। तो हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, तो इसके पास कुछ अधिकार है। न्यायिक समीक्षा जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर इसमें क्या दिया गया है। तो देखो, भारत में न्यायपालिका कानून के शासन को कायम रखता है। मींस कानून के आगे सब बराबर हैं। जब आप न्यायपालिका में आ जाते हो तो उसका मतलब है आप सुप्रीम कोर्ट में एंटर करने के बाद, आप नेता हो, आप किसान हो, आप व्यापारी हो, कुछ भी हो, आप एक भारतीय नागरिक की तरह ही ट्रीट किए जाओगे। और न्यायपालिका में निहित सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है उसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अब इसमें क्या होता है आगे हम समझते हैं। संविधान का संरक्षक, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का संरक्षक माना गया है। मीन संविधान को वो ही बचा के रखता है और वो सुनिश्चित करते हैं कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा की गई कार्यवाही संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जो सरकारें कानून बना रही हैं और उसको जब लागू करवा रही हैं, क्या ये दोनों ही तरीके संवैधानिक हैं या नहीं है। अगर संविधान के दायरे में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो उस चीज को रिवर्स करवा सकता है कि नहीं, ये तुमने गलत किया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का रक्षक है। सबसे बड़ा, आपके अधिकारों को अगर कोई छीनता है तो आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे जा सकते हो। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार या फिर किसी भी अन्य संस्था द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन ना किया जाए। मीन सरकार द्वारा भी और किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा आपसे कोई आपके अधिकार को ना छीने। कानूनों का व्याख्याकार, अब न्यायपालिका जो होता है वो जितने भी कानून बनते हैं उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करने का पूरा अधिकार रखता है कि भाई वो सही है, संविधान के दायरे में है वो कानून या नहीं है। तो अगर भी कोई अस्पष्ट चीज उसको लगती है सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं भाई ये चीज गलत है, तो वो उसको वहीं पे बोलेगा कि सॉल्व करो, उसके बाद ही आगे कानून बनेगा। विवाद समाधान, न्यायपालिका व्यक्तियों के बीच में और राज्यों के बीच में, देखो एक तो होता है पर्सन वर्सेस पर्सन, एक तो ये काम है इनके बीच का विवाद सॉल्व करना। एक होता है पर्सन वर्सेस स्टेट, ठीक है, राज्य बनाम कोई व्यक्ति, ये भी केस होता है। और राज्य बनाम राज्य, दो राज्यों का भी अगर विवाद है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो ये 2-3 तरीके से इनका क्षेत्र अधिकार होता है। फिर है कार्यपालिका और विधायिका पर जांच, यानी कि न्यायिक समीक्षा का ये जो अधिकार है इसके माध्यम से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों पर जांच करने का अधिकार रखता है। कार्यपालिका जो आपकी सरकार है जो सारा कामकाज करती है प्रशासन का, विधायिका जो आपका संसद है जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं जहाँ पे, अगर उनका कोई भी काम गलत है उसका तो वो उसकी जांच करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट। और ये सुनिश्चित करता है कि वो अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन ना करें। मीन्स जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी सीमाओं में रहते हुए करें। आगे बढ़े, न्यायिक समीक्षा को अब हम और अच्छे से समझते हैं क्या दिया गया है इसमें।
न्यायिक समीक्षा सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं के कानूनों और कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा और निर्धारण करने की न्यायपालिका की शक्ति होती है। मींस न्यायिक समीक्षा एक वो अधिकार है, न्यायपालिका का वो शक्ति है कि जो सरकार और विधायिका के ऊपर अगर वो काम कोई भी कर रहा है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो देख सकती है कि वो संविधान के दायरे में है काम या नहीं है। तो यह शक्ति भारत के संविधान से ली गई है, जो देश का सर्वोच्च कानून होता है। इन हमारे संविधान में ये शक्ति दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। अब है रिट क्षेत्राधिकार। संविधान ने अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया है। अब हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि आप कुछ तरीके के रिट जारी कर सकते हो। ठीक है, अब रिट में क्या क्या आता है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मींस इस रिट का उपयोग होता है गैर कानूनी रूप से अगर हिरासत में किसी को लिया गया है या कैद किया गया है, उस व्यक्ति की रिहाई का आदेश देकर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। मान लो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, कैद में रखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि गिरफ्तारी का तरीका गैर कानूनी है या फिर गलत है हिरासत, तो उसको रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है। इसके बाद आता है मैंडामस, या फिर मैंडामस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ये जो रिट होता है ये किसी भी कोई सार्वजनिक अधिकारी या गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, या फिर सरकारी प्राधिकारी को उस कर्तव्य को निभाने के लिए बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है, जिसे निभाने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है। अब कुछ अधिकारी होते हैं जो अपने कर्तव्यों को सही से नहीं मतलब वो फॉलो करते, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी के लिए ये वाला रिट जारी कर सकता है कि आप बाध्य हो उस काम को करने के लिए और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आता है निषेध। ये क्या है? ये रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्याय अधिकारीकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने या उसे ऐसे कार्रवाई जारी रखने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो उसके कानूनी अधिकार से परे है। अब इसमें देखो हमारे देश में क्या है, सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आओगे तो हाई कोर्ट होता है, फिर उसके नीचे आओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ना लिमिटेड अधिकार होते हैं, अगर ये अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर से एक आदेश देगा कि भाई तुम्हारा काम नहीं है ये। यही काम अगर हाई कोर्ट करता है तो इसको भी यही आदेश आएगा ऊपर से कि ये काम आपका नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये वाला रिट भी होता है। आगे बढ़े, सर्टियोररी यानी कि इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना। तो यह रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली अदालत या हाई कोर्ट वगैरह को किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। अब मान लो कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है ये केस मेरी तरफ ट्रांसफर कर दो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसके लिए सर्टियोररी जो है आपका रिट जारी किया जाता है। और अगर किसी केस को रद्द करना है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है ऊपर से। आगे है अधिकार परीक्षा। ये रिट किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर किए गए दावे की वैधता की जांच करने और यह निर्धारित करने के लिए जारी की जाती है कि क्या वह व्यक्ति उस पद को धारण करने का हकदार है। कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हाँ मैं इस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कि भाई मैं पूरा वैध हूँ, वैलिड हूँ, तो उसको चेक करने के लिए भी ये रिट जारी किया जा सकता है कि हाँ वो वाकई में वो व्यक्ति उस पद का हकदार है या हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, इसका मतलब है अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रिट जारी करने का अधिकार है, जो मैंने आपको पीछे सारा समझा दिया है क्या क्या है। अब है न्यायिक समीक्षा का महत्व। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है तो इसका महत्व क्या है? तो देखो संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का मतलब ही यही है कि जो सरकार जो संसद कामकाज कर रही है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो संविधान को बनाए रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है। अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह कार्यकारी और विधायी शाखाओं द्वारा शक्ति का गलत यूज़ ना हो उसको देखता है, तो ऐसे में लोगों के अधिकारों की भी रक्षा होती है। जवाबदेही, देखो न्यायिक समीक्षा से क्या होता है, सरकार जवाबदेह बनती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ पूछेगा तो सरकार को उसका आंसर देना पड़ेगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे निष्पक्षता बढ़ेगी और कानून का शासन हो पाएगा। मीन सभी लोगों के लिए कानून बराबर होगा। अब है दलीय व्यवस्था क्या है। 1990 के दशक से भारत में गठबंधन राजनीति के उदय पर चर्चा करो। तो देखो दलीय व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम और गठबंधन वगैरह के बारे में अब हमें पढ़ना है।
तो हमारे देश में आप देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी है, एनसीपी है, बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, बसपा है, सीपीआई है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है, जेडीयू है, तृणमूल मतलब कांग्रेस है, इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां हैं, शिवसेना है, दुनिया भर की पार्टियां, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे क्षेत्रीय दल हैं, ठीक है। इसमें आम आदमी जो है, अब आप इसको नेशनल में रख सकते हो, अभी इसमें आ गया है। तो हमारे देश में दो तरीके की पार्टियां होती हैं, एक होती है राष्ट्रीय पार्टियां, एक होती है क्षेत्रीय पार्टियां। राष्ट्रीय पार्टियां वो पार्टियां जो बहुत बड़े लेवल पर हैं, जिनकी सरकारें, जिनकी सीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्टियां छोटे लेवल की पार्टियां होती हैं। अब होता क्या है, गठबंधन में क्या होता है, बड़ी पार्टी किसी छोटी पार्टी को अपने साथ जोड़ लेगी और फिर किसी सीट पे चुनाव जीत जाएगी। मान लो ये कोई सीट है, ठीक है, यहाँ पे चुनाव जीतना है और यहाँ किसी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है, तो बड़ी पार्टी उस क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी उसके साथ उस जगह पे, ठीक है। तो यही आपकी गठबंधन की राजनीति है, मीन्स एक गठबंधन बना लेना। अब आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पे केजरीवाल जी भी हैं, ठीक है, यहाँ पे राहुल गांधी जी भी हैं, यहाँ पे कई सारे नेता आपको दिख रहे होंगे, महबूबा मुफ्ती वगैरह। अब ये सारे क्या है, गठबंधन बनाएंगे। और अभी फिलहाल 2024 इलेक्शन के लिए गठबंधन है भी, ठीक है, INDIA जो इन्होंने बनाया है, इंडिया गठबंधन। तो ये क्या है, मोदी सरकार से जो है चुनाव में जीतने के लिए जो मतलब जो उनका गठबंधन है वो जीत जाए, इस वजह से ये लोग सब इकट्ठे हो गए। तो ऐसे में ये जो है ये भी एक गठबंधन का उदाहरण है। वहीं जो भाजपा है वो भी कई सारे पार्टियों को अपने साथ रखती है, NDA गठबंधन, ठीक है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ये चलता आ रहा है बहुत पहले से। दलीय प्रणाली से तात्पर्य ये होता है कि किसी देश में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। मींस कहीं पे एक दलीय प्रणाली भी होती है, जहाँ पे जैसे चाइना है वहाँ पे एक दलीय प्रणाली है, एक ही पार्टी होती है। कहीं पर जो है आपका द्विदलीय प्रणाली भी होती है, कहीं पर आपका जो है बहुदलीय प्रणाली भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो किसी भी देश के अंदर दलीय प्रणाली का मतलब यही होता है कि वहाँ पे कितनी पार्टियां होंगी, ठीक है। और पार्टी प्रणालियों की प्रकृति दो दलीय भी हो सकती है, जहाँ पर दो प्रमुख दल होंगे। वहाँ पे पार्टियां बहुदलीय भी हो सकती हैं किसी किसी देश में, ठीक है। तो कहीं कहीं पर एक दलीय भी होती है। अब अगर मैं आपको बताऊं भारत की बात करें तो 1990 के दशक से गठबंधन राजनीति का उदय हुआ। 1990 से पहले क्या होता था, कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर चुनाव जीतती थी, लेकिन 1990 के बाद में किसी एक पार्टी को पूरी बहुमत मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में होता क्या है, 1990 के दशक से पहले भारत में बड़े पैमाने पर एक दलीय प्रणाली जैसा ही कुछ था, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा ज़्यादा था। तो होता क्या है, हालांकि 1990 के दशक में बहुदलीय प्रणाली की ओर बदलाव हुआ। जो पहले क्या होता था, हमारे देश में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, वो थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ पे कम पड़ने लगा और अब क्या है, गठबंधन बनाए जाने लगे 1990 के आसपास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्य लेवल पर भी और केंद्र लेवल पर भी कांग्रेस का विखंडन। देखो कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा था उसमें गिरावट आई 1990 के बाद से, ठीक है। और क्षेत्रीय दलों का उद्भव होने लगा, जो मैंने आपको दिखाया था, छोटी छोटी पार्टियां जो अपने अपने क्षेत्र में फेमस होती हैं। तो उसके कारण राजनीतिक परिदृश्य बहुत ज़्यादा बदला और क्षेत्रीय दलों को प्रमुखता मिलने लगी। क्योंकि भाई अगर आपको कोई सीट जीतनी है और वहाँ पे अगर किसी छोटी पार्टी का दबदबा है तो आपको उस छोटी पार्टी को अपने में मिलाना होगा। तो इसी को ही कह सकते हो कि गठबंधन की राजनीति की स्टार्टिंग थी। मंडल आयोग और सामाजिक न्याय आंदोलन। देखो 1990 के दशक की शुरुआत में मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, जिसका उद्देश्य ये था कि सरकारी नौकरी और शिक्षा में OBC कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए 27% आरक्षण प्रदान करना था। उससे क्या होता है कि विभिन्न जाति और समुदाय आधारित राजनीतिक लामबंदी को जन्म मिला। मींस जब से ये मंडल आयोग वगैरह की सिफारिशें आई तो आगे पॉलिटिक्स में बदलाव आ गया थोड़ा सा। अब पार्टियां जो हैं वो जाति आधारित पॉलिटिक्स ज़्यादा खेलने लगी। तो इन पार्टियों ने विशिष्ट जाति, विशिष्ट समुदाय के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया कि भाई हम जो है आपके लिए तो हम ही हैं बस, मतलब आपकी जाति के लिए बस यही पार्टी बनी है। तो ऐसा होने लगा। आगे बढ़ें, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण। तो 1991 में हमारे देश के अंदर आर्थिक सुधार बहुत ज़्यादा हुए थे। नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था जिसमें उदारीकरण, खुलापन, ठीक है, जिसमें व्यापार वगैरह से रिलेटेड जो टैक्स वगैरह होते हैं वो सब हटा दिए गए, लाइसेंस वगैरह नीति जो थी वो रद्द कर दी गई। तो और वैश्वीकरण भी बहुत ज़्यादा आया हमारे देश में। तो उससे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी ओपन हो गई। जो पहले समाजवाद वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिलता था भारत में, वो कहीं ना कहीं अब पूंजीवादी नीतियों की तरफ भारत जाने लगा।
तो इससे क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप नए व्यापारिक हितों का उदय हुआ। पार्टियों में ये आया विचार कि हाँ भाई, व्यापारी वर्ग का हमें फायदा करना पड़ेगा, अब ऐसी कुछ नीति बनानी पड़ेगी। तो ऐसी भी पार्टियां आई जो व्यापारी लोगों के लिए और मतलब ज़्यादा खुली व्यवस्था के बारे में बात करने लगी। चुनावी राजनीति, तो देखो भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है, मींस जिसके पास ज़्यादा वोट आएंगे वो बंदा जीत जाएगा। तो ये चुनाव प्रणाली से क्या होता है कि सीटें जीतने की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए, गठबंधन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि ये प्रणाली यही कहती है जो ज़्यादा सीट लाएगा वो जीत जाएगा। अब ज़्यादा सीट चाहे कैसे भी आए, अकेले लड़के लाओ या फिर आप गठबंधन बनाकर लाओ, तो ऐसे में होता क्या है कि बहुत सारी पार्टियां मैदान में होती हैं और कई सारे गठबंधन बनते हैं। तो ऐसे में सत्ता हर किसी को अपनी सुरक्षित करनी है, तो भाई लोग अपनी सीट बचाने के लिए गठबंधन बनाते हैं। ठीक है। राज्य स्तरीय राजनीति, राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा। ठीक है, छोटे लेवल पर छोटी पार्टियों का उदय होने लगा, और लोकसभा में भी ये महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीतने की उनकी क्षमता ने उन्हें गठबंधन राजनीति में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना दिया। जो छोटी पार्टियां होती हैं, पहले उनकी स्टार्टिंग हुई थी राज्य लेवल के इलेक्शन से, कि वहां पे उन्होंने अपना दबदबा दिखाया। अब जब ये छोटी पार्टियां लोकसभा में भी सीटें जीतने लगी, तो अब वो बहुत बड़ा प्लेयर बन गई इलेक्शन के टाइम पे। तो क्षेत्रीय दल अक्सर केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारों की संरचना निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लो किसी को पूरी बहुमत नहीं मिल रही और छोटी छोटी पार्टियां सारी उसकी तरफ चली गई, तो आप समझ लो कि वो पार्टी जीत जाएगी। तो ये बात है। 1990 के दशक से गठबंधन सरकारों यानी कि गठबंधन सरकारें भारत में अपवाद की बजाय आदर्श बन गई हैं। अब तो समझ लो गठबंधन की ही सरकार चल रही है, एनडीए यूपीए यही चल रहा है। तो ये गठबंधन चुनावी गणित और एक स्थिर सरकार बनाने की आवश्यकता के आधार पर चुनाव पूर्व गठबंधन या फिर चुनाव के बाद वाला गठबंधन भी हो सकता है। कुछ गठबंधन ऐसे होते हैं जो चुनाव से पहले बनते हैं, मीन्स अभी इलेक्शन चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, और उससे पहले ही इंडिया गठबंधन बन चुका था। वैसे ही कुछ पार्टियां अगर जीत गई, वो उसके बाद में भी गठबंधन बना सकती हैं, कुछ पार्टियों को अपने साथ ले सकती हैं। तो भारत में गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। सकारात्मक बात करें तो इससे विविध हितों का अधिक प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे गठबंधन में तो अलग अलग विचार आएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन बढ़ेगा। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। मान लो एक सरकार बनी, उसमें गठबंधन है और जिसने समर्थन दिया है वो समर्थन वापस ले ले, सरकार गिर जाएगी। तो इससे क्या है, राजनीतिक रूप से अस्थिरता भी आती है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स हैं। भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण करना है अब आपको। तो अब हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो है भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियां। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, अब समझते हैं। तो देखो, हमारे यहाँ पे भाषा के आधार पर पुनर्गठन होने की मांग बहुत पहले से थी कि हमारे भारत देश को जब भी स्वतंत्रता मिलेगी तो जो राज्यों का पुनर्गठन होगा, मींस जब नए सिरे से राज्य बनाए जाएंगे तो वो भाषा के आधार पर बनाए जाने चाहिए। हमारे देश में मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन जो मुख्य रूप से 1953 और 1966 के बीच हुआ, ये क्या है कि बहुत बड़ी राजनीतिक एक प्रक्रिया थी। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि पुनर्गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना था, लेकिन इस पुनर्गठन की वजह से कई सारी चुनौतियां भी आई। ठीक है, अब वो क्या चुनौतियां हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, भाषाई सीमाओं की पहचान, प्राथमिक चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती ही ये थी कि भाई एक विभिन्न क्षेत्रों की भाषाई सीमाओं की सटीक पहचान कैसे हो। मान लो ये इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भाषा है, इधर कोई भाषा है, फिर इधर कोई भाषा है, फिर इधर भी वही भाषा है, तो कैसे आप सीमाएं बनाओगे? मीन्स इतने इतने छोटे छोटी जगहों पर कैसे आप एक राज्य बना डालोगे पूरा? तो भाषाएं अक्सर ओवरलैप भी होती हैं कई जगहों पर, और समुदाय बहुभाषी भी हो सकते हैं। तो मान लो एक ये जगह है, यहाँ पे बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग भी हो सकते हैं, तो आप कैसे राज्य बनाओगे? तो इससे क्या है कि एक बहुत कठिनाई आई। राजनीतिक विरोध, तो देखो पुनर्गठन की प्रक्रिया को विभिन्न क्षेत्रों से कड़े राजनीतिक विरोध का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने बोला कि ये भाषाई जो दोबारा पुनर्गठन है ये बहुत गलत है। कुछ नेताओं और समुदायों को लगा कि भाषा के आधार पर राज्य बनेगा तो इससे क्या होगा कि देश की एकता और अखंडता को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। प्रशासनिक और आर्थिक चिंताएं, तो देखो नए राज्यों का निर्माण होगा तो
तो उससे आपको एक नई प्रशासनिक संरचना भी बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, फिर से साजो सामान लगेगा, फिर से सारा पैसा लगेगा, ठीक है, तो इसमें भी एक थोड़ा सा नुकसान था। और क्षेत्रीय असंतुलन, देखो पुनर्गठन के कारण क्या है कि आर्थिक और ढांचागत विकास के विभिन्न स्तरों वाले राज्यों का निर्माण हुआ। अब जब पुनर्गठन हुआ तो इससे क्या हुआ कि कुछ राज्यों पर सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया, जबकि कुछ राज्यों में बहुत कम ध्यान दिया। तो इससे जो विकास था वो बहुत ज्यादा उसमें वो था, मतलब कि डिफरेंस था, कुछ कुछ राज्य बहुत आगे बढ़ गए और कुछ राज्य ऐसे थे जिनका ज्यादा विकास नहीं हुआ। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, देखो भाषाई पुनर्गठन से क्या होता है, कभी कभी मौजूदा सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव भी बढ़ जाता है। कैसे? कुछ मामलों में अल्पसंख्यक भाषाई समुदायों को अपने नए राज्य में प्रमुख भाषाई समूह द्वारा हाशिए पर ये डाल देने का खतरा था। देखो मान लो एक राज्य है, यहाँ पे बोली जा रही है हिंदी, ठीक है, और यहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं तमिल, ठीक है, तो इनको ये लगता है कि हिंदी वाले तो हमें खा जाएंगे, मीन्स हमें हाशिए पर डाल देंगे। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है, अल्पसंख्यकों को एक डर सताता है। संसाधनों का आवंटन, देखो जो नव गठित या नए राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों, पानी और बुनियादी ढांचे का वितरण भी एक विवाद होता है कि जो नया राज्य बना है वो कितना पानी रखेगा, कितने संसाधन रखेगा, ठीक है, तो इससे संसाधनों को कैसे बांटना है, इससे भी बहुत ज्यादा विवाद वगैरह हो जाता है। फिर क्या है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, चर्चा करो, ठीक है, तो ये सवाल देखते हैं कि भारत कैसे एक कल्याणकारी राज्य है। भारत को अक्सर कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जहां सरकार अपने नागरिकों के कल्याण और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। मीन्स जो भी सरकार होगी देश की, वो देश के कल्याण के लिए काम करेगी, जनता के कल्याण के लिए। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का तात्पर्य यही होता है कि जो सरकार है उसकी जो नीतियाँ होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, अलग अलग जो स्टेप्स सरकार उठाएगी, उसके माध्यम से लोगों को बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक रूप से फायदा हो। और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, तो भारत ने गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को दूर करने के कई सारे कार्यक्रम चलाए, जैसे कि मनरेगा है, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता ही देता है कि आपको 365 में से 100 दिन काम मिलेगा, वेतन मिलेगा। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मींस पीडीएस, जो कि गरीबों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करती है, कम रेट में आपको जो चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, वो भी सरकार की ही योजनाएं हैं सारी, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि भाई ग्रामीण लोगों का फायदा हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनका भी फायदा हो जाता है। तो ये सरकार की कुछ कल्याणकारी नीतियां हैं। स्वास्थ्य देखभाल में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जैसी एक ऐसी योजना चलाई जिसके तहत लोगों को, आप देख सकते हो कि 5-5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल मतलब ये सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि जो कमज़ोर आबादी जो है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। इसके अलावा सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं चलाती हैं, डिस्पेंसरी वगैरह होती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आपको मुफ्त इलाज मिलता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो भाजपा सरकार के टाइम पर चलाई गई, और अभी दिल्ली में ये लागू नहीं की गई है, नहीं की गई या फिर कह सकते हो होने नहीं दी है अभी दिल्ली सरकार द्वारा। तो अगर ये लागू होती तो इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता गरीबों का। जो आयुष्मान कार्ड मिलता है उस पर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आपका होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की बात करें तो भारत में अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हमारे देश के अंदर शिक्षा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। हमारे देश में सभी को शिक्षा का अधिकार है। सरकार ने देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको RTE भी कहा जाता है। इसके अंदर ये था कि जिसका लक्ष्य है 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा मिले, अनिवार्य शिक्षा मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल का लोगो, जो आपने अपने सरकारी स्कूल्स वगैरह में भी कभी ना कभी देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी और वित्तीय सहायता, तो सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए भोजन पर, ईंधन पर और उर्वरक जैसी कुछ जरूरी चीज़ों पर सब्सिडी प्रदान करती है। मीन्स कुछ पैसे लोगों के बैंक अकाउंट में भेजती है, कम रेट पर ये सामान देती है। इसके अलावा विभिन्न वित्तीय सहायता कार्यक्रम जैसे कि बुजुर्गों के लिए पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की योजनाएं होती हैं, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं,
जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ सहायता राशि भी सरकार उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो वृद्धावस्था पेंशन वगैरह आपने देखा होगा, जो लोग ओल्ड एज होते हैं उनको कुछ पेंशन के रूप में पैसे मिलते हैं, फिर जो विधवा होते हैं उनको पेंशन मिलती है, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए पेंशन होती है। तो ये कुछ कल्याणकारी योजनाएं होती हैं भारत में। रोजगार और श्रम अधिकार, तो भारत में जो लेबर वाले लोग हैं, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानून भी बनाए गए बहुत सारे। ठीक है, सरकार बेरोजगारों और वंचितों के लिए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लगातार योजनाएं लाती रहती हैं ताकि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। ओके, सरकार कदम उठाती है। आवास और शहरी विकास, सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों की आवास आवश्यकताओं यानी कि रहने की जो जरूरत है उसके लिए कई कार्यक्रम चलाए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। ये ऐसी योजना थी जिसके तहत ये कहा गया था कि 2022 तक सभी गरीब लोगों को अपना एक आवास मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी योजना रही, जिसमें जो भी गरीब हैं जो कि एलिजिबल है उसको अपना घर मिलेगा भारत के अंदर। तो ऐसा इस योजना में बताया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता पर वाद विवाद। अब इसमें समझते हैं क्या दिया गया है। तो देखो, भारत विभिन्न धर्मों वाला एक देश है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार किसी धर्म को समर्थन नहीं करेगी और सभी धर्मों का सम्मान होगा। ठीक है, भारत में सनातन धर्म भी है, भारत के अंदर जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, ठीक है, सिख धर्म भी है। तो है क्या यहाँ पे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता 1947 में देश की आज़ादी के बाद से ही बहस का विषय रहा, कि जब देश का बंटवारा हुआ उसके बाद ही ये एक विवाद का मुद्दा था कि धर्मनिरपेक्षता होगी या नहीं होगी। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा इसके संविधान में दी गई है, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो और धर्म, नस्ल, जाति और लिंग या स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मीन्स कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, आप उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है, तो जो मुख्य बहसों में से एक धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को लेकर बहस है कि भाई मीनिंग क्या है, धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। जबकि कुछ लोग धर्म और राज्य को सख्ती से अलग करने का तर्क देते हैं। कोई कहता है कि राज्य धर्म से दूर रहे, यही धर्मनिरपेक्षता है, जबकि अन्य लोग ये कहते हैं कि विश्वास करते हैं जहां राज्य सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब राज्य किसी मतलब धर्म के लोग हैं उनका विकास करना है, जो पिछड़े हुए हैं उसके लिए कुछ कर रहा है, तो वो भी धर्मनिरपेक्षता का ही हिस्सा है। तो हर किसी ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं, आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, और क्या है, समान नागरिक संहिता। तो देखो, समान नागरिक संहिता यानी कि ये धर्मनिरपेक्षता के अंदर एक और बहुत बड़ा एक बहस का मुद्दा है। हर धर्म के अपने कुछ पर्सनल कानून होते हैं, इस्लामिक लॉज होते हैं, हिंदू धर्म के कुछ कानून होते हैं। तो वो कानून क्या उसके अकॉर्डिंग न्याय होगा, या फिर जो एक सभी के लिए कॉमन कानून होना चाहिए, विवाह जैसे मुद्दे पर, संपत्ति जैसे मुद्दे पर। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। तो ये जो समान नागरिक संहिता के अधिवक्ताओं का तर्क ये है कि यह सभी नागरिकों के लिए लागू कानूनों के एक सामान्य सेट के साथ धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को रिप्लेस करने का एक वो देता है, कि मतलब जो रीति रिवाज हैं आपके धर्म के, जो कानून है, उसको साइड करके सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। हालांकि विरोधियों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर समान नागरिक संहिता आती है तो अगर जो अल्पसंख्यक लोग हैं भाई, उनका जो धार्मिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, वो अपने लॉज को नहीं मान पा रहे हैं। तो ये भी एक बहस का मुद्दा है। धार्मिक स्वतंत्रता बनाम राज्य का हस्तक्षेप। देखो, इस बात पर बहस चल रही है कि राज्य को धार्मिक मामलों में किस हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए। मींस जो सरकारें हैं उनको रिलीजियस एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जबकि संविधान जो है वो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ऐसे उदाहरण है जहां राज्य ने धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप किया भी है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था या सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कुछ धार्मिक प्रथाओं या त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना। होता क्या है, बहुत बारी राज्य, कुछ सरकारें क्या करती हैं, किसी किसी फेस्टिवल के ऊपर रोक लगा देती है, तो कहीं ना कहीं ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी हो जाता है। ठीक है, तो इससे धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप के बीच संतुलन पर सवाल उठता है कि अगर किसी का कोई त्योहार है और राज्य उस त्योहार को रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये धर्मनिरपेक्षता या जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है उसको छीनने वाली बात हो गई। तो इसमें तो राज्य हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये बातें इसमें आ जाती हैं।
आगे बढ़े, सांप्रदायिकता और पहचान की राजनीति। देखो, सांप्रदायिकता जिसका तात्पर्य राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक पहचानों को संगठित करना। सांप्रदायिकता मींस आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किसी विशेष संप्रदाय के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत के अंदर, क्योंकि भारत में धर्म, जाति और जातीयता पर आधारित पहचान की राजनीति बहुत फेमस है। वोट बैंक की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, जिससे होता क्या है कि लोग समाज का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदुत्व। देखो, भारत में हिंदू प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करने वाली हिंदुत्व राजनीति के उदय ने धर्मनिरपेक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू ही मतलब पूरे देश में हो, तो ये भी गलत है। भाई, आपको क्या करना है कि धर्मनिरपेक्षता का पालन करना है, आप किसी भी धर्म से हो। तो हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, इसलिए इसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं को हिंदुओं के नियमों के कानून के अनुसार चलाना चाहिए। तो ये भी कुछ लोग कहते हैं। हालांकि इसके अगेंस्ट में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तो गलत बात है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। जब भारत में सभी को बराबर समझा जाता है तो सिर्फ हिंदू धर्म के कानून से क्यों देश चलाया जाएगा। तो ये आज भी बहस का मुद्दा है। कहीं ना कहीं बहुसंख्यकवाद, यानी कि जो बहुसंख्यक हैं वो हिंदू हैं, अगर वो ज्यादा से ज्यादा उनका प्रभाव होगा तो ऐसे में अल्पसंख्यक लोग हैं उनको तकलीफ होगी। तो ये बातें बहस का मुद्दा है। आगे बढ़े, धार्मिक अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्षता। तो देखो, मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति और अधिकार धर्मनिरपेक्षता पर बहस में चिंता का विषय रहे हैं कि ये ईसाई, सिख और बाकी जो लोग हैं, ठीक है, उनके साथ कैसा सरकार को बिहेव करना चाहिए। तो जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि भारत में जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, मान लो जो जिस धर्म की संख्या बहुत कम है, तो उन अल्पसंख्यकों को अक्सर भेदभाव, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बहुत बारी बुरा बुरा भी होता है। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता के समर्थक ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के एक आवश्यक घटक के रूप में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के ऊपर जोर देते हैं। जो लोग ये हैं जो धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करते हैं, तो वो कहते हैं जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी रक्षा हो, उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनकी स्वतंत्रता की भी रक्षा हो। ये बातें इसमें चलती हैं। धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा। तो देखो, शिक्षा में धर्म की भूमिका धर्मनिरपेक्षता के अंदर बहस का एक और मुद्दा है कि क्या धर्मनिरपेक्षता है जिस देश में वहां की शिक्षा में धर्म को घुसाया जा सकता है। देखो, आलोचकों का तर्क है कि स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए, स्कूलों के अंदर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होनी चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता के समर्थक ऐसे सिलेबस की मांग करते हैं जहां किसी भी विशेष धर्म की विचारधारा को बढ़ावा ना मिले। मींस स्कूल कॉलेजेस की किताबों के अंदर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सेक्युलर टॉपिक्स हों, सेक्युलर बातें हों, सेक्युलर फैक्ट्स हों, किसी एक धर्म को बढ़ावा ना मिले, ऐसा भी कोई सिलेबस ना हो। सरकार की संसदीय प्रणाली पर चर्चा करें। क्या आप सहमत हैं कि संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम संभव विकल्प थी? तो आपको अब संसदीय प्रणाली के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। देखिए, कार्यपालिका आती है सबसे पहले हमारे यहाँ पे। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति करता है, वैसे तो वो चुनाव से जीत के आता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मीन्स जो हमारी लोकसभा है, जो लोगों का सदन है, वहां का बहुमत दल का नेता मीन्स एक सांसद होता है वो, और जो ज्यादा से ज्यादा सांसद होते हैं जिस पार्टी के, ठीक है, उन्हीं में से किसी एक को फिर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो ये है हमारा लोकसभा, लोकसभा का सदन जो नया बना है, न्यूली इनॉग्रेटेड हमारा जो पार्लियामेंट है वो आपके पीछे है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी राज्यसभा है जो आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रही होगी। ठीक है, राज्यसभा राज्यों की काउंसिल है। लोकसभा के अंदर आप कह सकते हो वो लोगों का सदन है। देखो, विधायिका, भारत में द्विसदनीय विधायिका है जहां एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। राज्यसभा उच्च सदन माना गया है जहां सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आप नहीं करवाते, आपका कोई रोल नहीं होता उसमें। और इसमें क्या होता है, लोकसभा में जो चुनाव होते हैं उसमें सीधे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जैसे जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, लोकसभा का चुनाव, ठीक है, आप सीधा अपने क्षेत्र के सांसद को वोट डालोगे ईवीएम मशीन पे प्रेस करके, तो ये प्रत्यक्ष होता है। कैबिनेट प्रणाली है भारत में, प्रधानमंत्री और उसके साथ कई सारे मंत्री होते हैं जो कैबिनेट में रहते हैं उसके साथ में। ठीक है, और
मंत्रिमंडल देश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, मंत्री होते हैं, अलग अलग उनके मंत्रालय बांटे जाते हैं, सरकारी नीतियां बनाते हैं ये मंत्री, ठीक है। तो होता क्या है, एक तो हो गया आपका पीएम, और पीएम के साथ होते हैं बहुत सारे मिनिस्टर्स, कुछ खास खास मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो कहलाते हैं इसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, और बाकी और भी मिनिस्टर होते हैं नॉर्मल वाले, लेकिन जो बहुत खास मिनिस्टर्स हैं वो कहलाएंगे कैबिनेट के मंत्री। आगे बढ़ते हैं। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। देखो, राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत, जहां राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल पर कार्य करता है, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल ऐसा नहीं होता। जैसे अमेरिका में मैक्सिमम 2 बारी कोई जीत सकता है और उसके बाद नहीं आ सकता, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसा नहीं है। आप जब तक एलिजिबल हो, जब तक आप कितनी भी बार चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो और सत्ता में आओ, ठीक है। तो ऐसा चलता है। परस्पर निर्भरता, संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो सारी सरकार की शाखाएं होती हैं, कार्यकारी और विधायी शाखाएं, वो आपस में जुड़ी होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उनका एक संबंध होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। मीन्स जो संसद भवन में जितने भी सांसद होते हैं वो सवालों का जवाब देते हैं, जो भी प्रश्न चलते हैं, बहस होती है, जो भी मुद्दे होते हैं, वो जवाबदेही होती है इस व्यवस्था में। संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम संभव विकल्प थी या नहीं? क्या भारत जैसे देश के लिए ये व्यवस्था बढ़िया है? तो देखते हैं। देखिए, भारत कई भाषाओं, कई धर्मों और कई संस्कृतियों वाला एक देश है। तो ऐसे में संसदीय प्रणाली राजनीतिक दलों और चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न समूहों और समुदायों को प्रतिनिधित्व के लिए मौका देती है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी प्रणाली है कि भाई जहाँ पे बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं तो उनको मौका मिलता है। यह सरकार में विभिन्न आवाज़ों को सुनने और प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जहाँ संसद में अलग अलग वो कम्युनिटीज से लोग आके बैठते हैं, ठीक है, जो अपनी बात रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लचीलापन और अनुकूलनशीलता, देखो संसदीय प्रणाली क्या है, आप सिंपली समझ लो, जहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र का होगा, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होंगी और उस देश में एक संसद भवन होगा, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली लचीली होती है और बदलते राजनीतिक परिदृश्य में आप चेंजेस भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज करना है। तो इससे सत्ता भी अच्छे तरीके से चलती है, ठीक है, और इसके अलावा सरकार भी सक्षम हो जाती है संकट वगैरह से लड़ने के लिए, सरकार के पास इतनी पावर होती है इसमें। तो इसी के साथ आपकी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कोई आपका फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।